बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ईडीयू A630 रिसर्च प्रोजेक्ट की वीडियो सीरीज़ के सिलसिले में आज ये तीसरी वीडियो है। पहली दो वीडियोस के अंदर हमने रिसर्च टॉपिक के सिलेक्शन के मतलब पढ़ा था। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने अपना अपना जो टॉपिक है वो सिलेक्ट कर लिया होगा और सुपरवाइज़र से अप्रूव भी करवा लिया होगा। इस वीडियो के अंदर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस, रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस के रिलेटेड पढ़ेंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और रिसर्च प्रोजेक्ट के बाकी स्टूडेंट्स से शेयर भी करें। इस वीडियो में जो कुछ बताया जाए उनमें से अगर कोई सवाल हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और रिसर्च प्रोजेक्ट से मुतल्लिक़ मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो दो सेक्शंस पर मुश्तमिल होगी। पहले सेक्शन के अंदर हम असाइनमेंट के टास्क को रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि असाइनमेंट के अंदर हमसे क्या रिक्वायर किया गया है, और सेकंड सेक्शन के अंदर हम जो की टर्म्स होंगी असाइनमेंट के अंदर जो हमसे रिक्वायरमेंट होगी की गई होगी उनमें से जो की टर्म्स होंगी उनको डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके अंडरस्टैंड करेंगे कि ये क्या चीज़ रिक्वायर की गई है और उसको किस तरह हमने सॉल्व करना है। तो चलते हैं फर्स्ट सेक्शन की तरफ। असाइनमेंट टास्क आइडेंटिफिकेशन। अब असाइनमेंट के अंदर जो फर्स्ट चीज़ हमने बताई गई है वो है डियर स्टूडेंट्स, यू आर रिक्वायर्ड टू सेंड असाइनमेंट्स ऑन योर अप्रूव्ड और रिवाइज टॉपिक्स फॉर रिसर्च। यानी कि जो टॉपिक आपका फर्स्ट असाइनमेंट के अंदर अप्रूव किया गया है उस टॉपिक को लेकर अपने अपनी ये वाली असाइनमेंट और इससे नेक्स्ट आने वाले असाइनमेंट्स को सबमिट करवाना है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने अपना अपना जो अप्रूव टॉपिक है वो चेक कर लिया होगा, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने चेक नहीं किया तो उसके लिए मैं बताती चलूँ कि उसने अपने LMS पे लॉगिन करना है। ईडीयू A630 के असाइनमेंट सेक्शन के अंदर फर्स्ट असाइनमेंट की ग्रेडेड असाइनमेंट को डाउनलोड करना है और उसके अंदर कमेंट्स चेक करने हैं आपने। कमेंट्स के अंदर आपको बताया गया होगा कि ये वाला टॉपिक जो है आपका अप्रूव है और इसको लेके आपने अपने रिसर्च को कैरी आउट करना है। अच्छा, असाइनमेंट के अंदर हमसे क्या रिक्वायर किया गया है। असाइनमेंट के अंदर जो तीन मेन टास्क हमें दिए गए हैं वो है द असाइनमेंट रिक्वायर्स स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू फार्मुलेट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स फॉर योर रिसर्च, एंड आफ्टर फार्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स आल्सो स्टेट रिसर्च क्वेश्चंस और डेवलप रिसर्च हाइपोथेसिस। यानी सबसे पहला काम जो हमने करना है वो करना है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लिखनी है हमने। उसके बाद रिसर्च के ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। रिसर्च के ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद हमने रिसर्च के क्वेश्चंस और रिसर्च हाइपोथेसिस सेलेक्ट करने हैं। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, या रिसर्च क्वेश्चंस और रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होते हैं, और इनमें से आपने क्या करना है, यानी रिसर्च क्वेश्चन लिखने हैं या रिसर्च हाइपोथेसिस लिखनी है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए हम इन सब की डेफिनेशंस पढ़ते हैं। अच्छा, इस सब को कैरी आउट करने के लिए ये चूँकि सेकंड स्टेप है रिसर्च प्रोजेक्ट का, तो इस सब को कैरी आउट करने के लिए फ़र्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पर एक टॉपिक होना चाहिए, रिसर्च प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसके ऊपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम लिख सकें, जिसके लिए ऑब्जेक्टिव सेट कर सकें, जिसके लिए क्वेश्चन या हाइपोथेसिस सेट कर सकें। तो इसके लिए मैंने दो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं ताकि हम एक टॉपिक को लेकर रिसर्च क्वेश्चन सेट करें और एक टॉपिक को लेकर हम हाइपोथेसिस सेलेक्ट कर सकें। तो फर्स्ट टॉपिक जो मैंने लिया है वो है स्टडीज एंड रिजल्ट्स इन मूवी 3 इडियट्स, एंड सेकंड टॉपिक जो मैंने लिया है वो है स्टडी क्राइटेरिया इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन मूवी 3 इडियट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मैंने मूवी 3 इडियट्स क्यों सेलेक्ट किया। अब 3 इडियट्स एक बहुत ही हिट मूवी है जिसको तकरीबन आप सब लोगों ने देखा होगा और सब लोगों ने पसंद भी किया होगा। तो इसमें से ये टॉपिक सेलेक्ट करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को जो भी मैं एग्जांपल दूँ या जो कुछ भी हम यहाँ पे काम करें आप उसको इजीली जो है समझ सकें और उसको फॉलो करके अपना जो है वो टॉपिक अपना जो अपनी असाइनमेंट को है वो सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो है रिसर्च प्रॉब्लम, और वो ऑलरेडी आप लोग सेलेक्ट कर चुके हैं अपने फर्स्ट असाइनमेंट के अंदर। तो सेकंड स्टेप के अंदर अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती क्या है, यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम यू हैव चूजन फॉर योर रिसर्च एंड आल्सो डिस्कस हाउ योर रिसर्च एड्रेस दिस प्रॉब्लम। यानी कि आपने जो प्रॉब्लम सेलेक्ट किया उसको एक्सप्लेन करना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर, और किस तरह आप वो आपकी रिसर्च के अंदर किस तरह आप अपने रिसर्च के अंदर उस पर वर्किंग करेंगे, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। अब ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गया कि इसके अंदर आप अपने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है। अब सेकंड चीज़ ये आती है कि आप
इस एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो लाजमी होनी चाहिए, जिनके होने के बाद आप ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंप्लीट है, वो अप्रूव हो जाएगी। तो वो 4 चीज़ें हैं। अब ये इस इन 4 चीज़ों को मेंशन करने से पहले मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि ये 4 चीज़ें मैंने कहाँ से नोट डाउन की है या कहाँ से मैंने ये यहाँ पे लिख के आपके सामने पेश की हैं। तो इसके लिए मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया है। कुछ मैंने टॉपिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो पहले जिन पे पहले काम हो चुका है वो रीड आउट किए हैं। और उस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इसके अंदर कंसिडर की है वो है एक फ़ाइल दी गई है हमारे EDOA 6301 के मेन सुपरवाइज़र की तरफ से, जो आप LMS में डाउनलोड सेक्शन में चेक कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के डाउनलोड सेक्शन के अंदर। तो उसमें से मैंने ये डेटा तकरीबन लिया है। तो फर्स्ट चीज़ जो इंक्लूड होनी चाहिए आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर वो है व्हाट वी ऑलरेडी नो। यानी कि जो भी आपने रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट की है, जब आपने सेलेक्ट की है तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ उसके रिलेटेड नॉलेज था, कुछ ना कुछ था आपके माइंड में जिस पे से आपने ये प्रॉब्लम सेलेक्ट की है। तो उस नॉलेज को आपने एक्सप्लेन करना है। आपने एक्सप्लेन करना है कि क्या सिनेरियो चल रहा था जिसमें से आपको जिसको देखने के बाद आपको आपके माइंड में ये प्रॉब्लम या ये वाला टॉपिक जो है आपके माइंड में आया है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री या थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टडी जो आपने की हुई है उसमें से यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करना है। सेकंड चीज़ जो आपने लिखनी है व्हाट वी डोंट नो एंड नीड टू नो बेटर। यानी क्या चीज़ है जो हम इसमें से नहीं जानते या उसको अच्छे तरीके से नहीं जानते, उसके रिलेटेड मज़ीद डिटेल्स हासिल करने की ज़रूरत है। यानी प्रिसाइसली डिस्क्राइब करना है अपने इशू को जो आपने रिसर्च के अंदर लेके चलना है। यानी इसमें हम सिंपली ये कह सकते हैं कि पहले हमने सिनेरियो बताया है, उसके अंदर फिर हमने बताया कि सिनेरियो के अंदर ये वाला इशू आ रहा था या ये वाली जो चीज़ है आपको समझ नहीं आ रही थी, तो इसको आपने एज अ रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो डिसाइड कर लिया है। थर्ड चीज़ है वो है व्हाट नीड टू बी डन। यानी क्या करना चाहिए। यानी आपने बता दिया है कि ये वाला सिनेरियो था, इसके अंदर ये मसला आ रहा था, तो आपके माइंड में या आपके ख्याल में इसके लिए क्या करना है आपने। सम ऑफ फाइंडिंग, फोर्थ चीज़ है सम ऑफ योर फाइंडिंग्स फॉर रिसर्च। यानी कि अब आपने पहले तीनों पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद आपने ये बताना है कि अगर आप ये काम कर जाते हो तो आपके माइंड में क्या चीज़ है जो इसके बाद आप रिसर्च कंप्लीट होने के बाद आपके मुताबिक आप उसको हासिल कर लोगे एज एन आउटकम। यानी इन सिंपल ये है कि आप को कोई इशू आया है, आप इसको इस तरह कंसिडर कर सकते हो कि आपको कोई इशू आया है, आपने इसको किसी को बताना है जिससे आपने इसको किसी के सामने एक्सप्लेन करना है। तो आप पहले सिनेरियो बताओगे, फिर इशू बताओगे, फिर आप अपने माइंड में बताओगे कि इसको किस तरह से हल किया जा सकता है। और हल करने के बाद अगर आप ये सारे काम कर लेते हो तो इसके आउटकम में आपको क्या मिलेगा। यानी एक इंट्रोडक्शन देना है अपने रिसर्च प्रॉब्लम के रिलेटेड। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में वो ये है कि अगर हम ये सारी चीज़ें लिखते हैं तो मैक्सिमम या मिनिमम हमें कितना डेटा लिखना है अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अप्रूवल के लिए। तो ये सेंटेंस भी हमारी LMS के अंदर से जो फाइल डाउनलोड की गई है उसके अंदर दिया गया है। दिस शुड बी सिंथेसाइज्ड इन ए पैराग्राफ और 2। यानी 1 या 2 पैराग्राफ में मुश्तमिल होना चाहिए आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, या इससे कम 3 से 5 भी हो सकते हैं। फॉलोड बाय योर रिसर्च पर्पस एंड अ स्टेटमेंट ऑफ योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि जो भी आपने रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट की है उसका जो पर्पस है या उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव्स आपके माइंड में हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आपको 1 या 2 पैराग्राफ में इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जो है एक्सप्लेन करना है और बताना है। लेकिन एक चीज़ आपने जो माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इस तरह से लिखना है, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम की एक्सप्लेनेशन इस तरह से देनी है कि आपका सुपरवाइज़र उसको पढ़ के उसको महसूस हो कि वाकई ही इस चीज़ पे वर्किंग करने की ज़रूरत है और आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो गुड है और अथेंटिक है। ठीक है, आपने मतलब आपने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि आपने किसी को इसके ऊपर एग्री करना है कि यू आर डूइंग राइट एंड गुड थिंग एंड इट्स नीडेड टू बी डन। ओके, अब इसको एग्जांपल लेके चल लेते हैं। फर्स्ट चीज़ हमने जो देखी है हमें क्या रिक्वायर्ड है, व्हाट वी ऑलरेडी नो। ठीक है, अब हमने जो पहले यहाँ पे जो एग्जांपल्स हमने सेट की हैं स्टडीज़ एंड रिजल्ट्स इन मूवी 3 इडियट्स, इसी को लेके चलेंगे। अब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसकी डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है व्हाट वी ऑलरेडी नो। यानी कि हम इस टॉपिक के बारे में या जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया हम सबसे पहले इसके बारे में बैकग्राउंड नॉलेज क्या है हमारे पास। तो ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं एज एन एग्जांपल, मैं इसके आपके सामने रीड आउट करती हूँ। 3 इडियट्स इज़ अ हिट Indian movie by leading director Amir Khan and Kareena Kapoor Khan. It is basically a movie that shows only rata system does not work. A depth understanding of what you are studying is more important. It also shows some students who ranks very high and some students who get 0 marks.
and we can clearly observe that all that students' routine and habits. It is a story of three friends who do all the things together, but their study results in exams are different. यानी ये सिनेरियो है जो कि जिसको देखने के बाद हमारे माइंड में एक सिंपल सी जो मूवी देखने के बाद जो सिंपल सा हमारे पास नॉलेज आता है कि इस मूवी में हमें क्या बताया गया है वो ये है। ऑलराइट, तो इसको मैंने बता दिया थोड़ा सा इन सिंपल वर्ड्स। इसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है, अब हर एक की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये डिफरेंट भी हो सकता है आप, लेकिन एक सिंपल सी चीज़ इसमें एक्सप्लेन करने के लिए वो ये है कि हमने सिर्फ इसमें थोड़ा सी एक्सप्लेनेशन देनी है कि हम इसके बारे में पहले क्या जानते हैं। अब सेकंड चीज़ है व्हाट वी डोंट नो और नीड टू बी नो बेटर or need to know better. After seeing this movie, we identify that all students has different habits related to studies, but some students get high ranks in results, and also see that some student has different same habits related to studies but get 0 marks or low ranks in exams. So we should know better that why those students results are different when their routine and work is same. यानी ये सारी सिनेरियो देखने के बाद अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है वो ये है कि जब इनके रूटीन इनका वर्क सारा का सारा कुछ सेम है, जैसा कि आमिर खान और उनके दोनों जो दोस्त थे उनके सारे के सारे मतलब जो कुछ वो करते थे सारा का सारा कुछ इकट्ठा ही करते थे और मिलजुल के करते थे, लेकिन यह है कि आमिर खान का रिज़ल्ट जो है वो बेटर आ जाता है, बाकी दोनों फ्रेंड्स का रिज़ल्ट जो है वो डाउन चला जाता है। तो क्या रीज़न है कि कौन सी चीज़ डिफरेंस है जिसको हमें जानना चाहिए कि इनका रिज़ल्ट डिफरेंट है। सो यहाँ पे मैंने बताया है कि व्हाट वी नीड टू नो बेटर एंड वी शुड नो बेटर दैट व्हाई दो स्टूडेंट्स रिजल्ट्स आर डिफरेंट व्हेन देयर रूटीन एंड वर्क इज सेम। अब थर्ड पॉइंट है व्हाट नीड टू बी डन। आई वुड लाइक टू स्टडी दैट व्हाट आर मेन पॉइंट्स दैट लीड्स टुवर्ड्स गुड रिजल्ट्स, यानी कि मुझे अपने रिसर्च के अंदर ये चीज़ स्टडी करनी है कि कौन से पॉइंट्स हैं जिन्होंने जो गुड रिजल्ट की तरफ लीड करते हैं और कौन से वो पॉइंट्स हैं जो कि अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग को डिफरेंट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है मैंने अपनी रिसर्च के अंदर, ये करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब लास्ट पे पॉइंट आ जाता है सम ऑफ योर फाइंडिंग्स फॉर रिसर्च, यानी कि अगर मैं ये रिसर्च कर लेती हूँ या वर्किंग कर लेती हूँ तो इसके बाद मेरे माइंड मुझे क्या आंसर मिल जाएंगे। आफ्टर माई रिसर्च आई विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स हैबिट्स and also will be able to betterment of student studies and results not only for exams but also in practical life। यानी कि अगर मुझे इनके आंसर इन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं तो मैं स्टूडेंट्स के हैबिट्स को आइडेंटिफाई कर सकती हूँ और उन इस सब इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रख के मैं स्टूडेंट्स की हैबिट्स को बेटरमेंट की तरफ भी कर सकती हूँ। उसके लिए पॉइंट्स हम इकदाम उठाए जा सकते हैं कि इन स्टूडेंट्स की ये वाली हैबिट्स चेंज करने से इनकी लर्निंग जो है वो बेटर हो सकती है। सो एज आ रिज़ल्ट वो एग्ज़ाम्स में भी गुड मार्क्स हासिल करेंगे और चूँकि उनकी हैबिट्स बेटरमेंट की तरफ जाएंगी यानी उनकी अच्छी हैबिट्स हम डेवलप कर सकेंगे। सो इन रिज़ल्ट वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी गुड परफॉर्मेंस देंगे। सो ये मेरी फाइंडिंग्स होंगी इस रिसर्च में से। अब जो भी चीज़ें मैंने इस पिछले की हैं उन सब को अगर हम लेके चलते हैं, उन सब को अगर मैं इकट्ठा करती हूँ व्हाट वी ऑलरेडी नो, व्हाट वी डोंट नो, व्हाट नीड टू बी डन और सम ऑफ आवर फाइंडिंग्स, इन सब को अगर मैं इकट्ठा करती हूँ तो ये देखें ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन गई है। मैंने जस्ट वही सारे पैराग्राफ को यहाँ पे 3 पैराग्राफ में इकट्ठा कर दिया है, तो ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बन गई है मेरे स्टडीज़ एंड रिजल्ट्स इन मूवी 3 इडियट्स के टॉपिक के अगेंस्ट। तो इस तरह आपने इतनी सी जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपने सिलेक्टेड टॉपिक के लिए लिखनी है। अब सेकंड चीज़ जो हमसे रिक्वायर की गई है वो है रिसर्च ऑब्जेक्टिव और पर्पस। रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस इज़ अ सिंपल बट इफ़ेक्टिव वे टू लेट योर रिव्यूअर्स नो व्हाट इट इज़ दैट यू होप टू अकम्प्लिश। अब थोड़ा सा हमने टच अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर दे दिया है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है या हमारा मकसद क्या है ये रिसर्च करने का, लेकिन ऑब्जेक्टिव और पर्पस के अंदर हम स्पेसिफिकली सिर्फ ये बताएंगे एक स्टेटमेंट के अंदर या 2 से 3 स्टेटमेंट्स के अंदर हम सिर्फ ये बताएंगे कि हमारा मेन पर्पस या मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अपने रिसर्च से। अब पर्पस स्टेटमेंट में क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। अ पर्पस स्टेटमेंट इज़ अ गुड पर्पस स्टेटमेंट इज़ स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज, उसको क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, एबल टू लीड मोर देन वन ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस, मतलब उसमें 2 से 3 जो आप भी ऑब्जेक्टिव या पर्पस है उससे मज़ीद 2 से 3 ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चंस लीड कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। और ग्राउंडेड इन अ वेल, यानी उसकी जो बेस होनी चाहिए वो एक रैशनल और अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, जो पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको क्लियरली और अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करना है, उसके बाद उनमें से जो अपने ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स हैं उनको भी अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करना है।
अब अगर एग्जांपल करना चाहें हम इसके लिए जो पहले हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है, तो उसमें होगी व्हाट इज़ गुड रिज़ल्ट एंड गुड लर्निंग। यानी कि अगर हम गुड रिज़ल्ट्स को लेके चलना चाह रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अच्छा रिज़ल्ट और अच्छी लर्निंग होती क्या है। तो पहले तो हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो हमारा पहला पर्पज़ ये है कि व्हाट इज़ गुड लर्न, इस क्वेश्चन का आंसर हासिल करना है कि व्हाट इज़ गुड रिज़ल्ट एंड गुड लर्निंग। Second point will be to identify points which are necessary for learning and good results in exams। अगर हमने good results और good learning को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, डिफ़ाइन कर लिया है, समझ लिया है, तो हम उसके बाद हम ये पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे कि अच्छी लर्निंग और अच्छे रिजल्ट्स एग्ज़ाम्स में अच्छे रिजल्ट्स के लिए कौन से पॉइंट ज़रूरी हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ होगी मेन पॉइंट्स विच आर नेसेसरी टू नॉट ओनली गुड रिजल्ट्स इन एग्ज़ाम्स बट लीड्स द सक्सेस ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनसे हम सिर्फ एग्ज़ाम्स में अच्छा रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सिर्फ रिज़ल्ट एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट में ही हमने अच्छा रिज़ल्ट हासिल नहीं करना, बल्कि जो हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें हेल्प करे। तो ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव होंगे फर्स्ट टॉपिक के रिलेटेड जो हमने डिसाइड किया था। अब सेकेंड टॉपिक जो था उसमें से अगर मैं ऑब्जेक्टिव अपने गेट करना चाहूँ तो वो होंगे मेन पॉइंट्स व्हाट वी आर स्टडिंग आर बीइंग टॉट इन यूनिवर्सिटीज़ नाउ डेज़। यानी आजकल हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या पढ़ रहे हैं या हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, इसके लिए कुछ मेन पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई करने हैं। और हाउ टू इन्हेंस लर्निंग स्किल्स एंड सक्सेस इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ आवर यूथ। यानी कि अगर हम इन पॉइंट्स को गेट करते हैं, इन पॉइंट्स को हासिल करते हैं, तो किस तरह हमारे यूथ को प्रैक्टिकल लाइफ में सक्सेस के लिए और उनके लर्निंग स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो ये 2 पॉइंट्स मेरे दूसरे टॉपिक के लिए होंगे ऑब्जेक्टिव एज एन ऑब्जेक्टिव अगर मैं लूँ तो। अब चलते हैं थर्ड एंड लास्ट चीज़ की तरफ, वो है रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस। अब सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस में डिफरेंस क्या है और ये क्या चीज़ें हैं। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं। इन ऑर्डर टू रियलाइज़ योर पर्पस यू विल नीड टू अचीव सम सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, आंसर सम सेट ऑफ क्वेश्चंस और टेस्ट सम सेट ऑफ हाइपोथेसिस। यानी यहाँ पे 3 चीज़ें हैं कि अगर आप एक रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड कर रहे हैं तो उसमें से आपका जो मेन पॉइंट होगा ना, उनमें वो इन तीनों में से एक होगा। यानी या तो आप कोई ऑब्जेक्टिव गेट करना चाह रहे हैं, डेटा सारा अवेलेबल है, उसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं है, उसमें कोई प्रिडिक्शन भी आपकी नहीं है, आपने सिर्फ उस डेटा को एनालाइज करके उसमें से कोई ऑब्जेक्टिव गेट करना है, कोई ख़ास किस्म का डेटा या ख़ास पैटर्न का डेटा आपने अचीव करना है, तो उसके लिए आप ऑब्जेक्टिव सेट करोगे। यानी ऑब्जेक्टिव्स तो वैसे होंगे, लेकिन यह कि उसमें ऑब्जेक्टिव्स ही सिर्फ होंगे, क्वेश्चन के आंसर्स आप गेट कर लोगे या उनको फिर इकट्ठा करने के बाद जो है आप अपना ऑब्जेक्टिव गेट कर लोगे। उसके बाद सेकंड चीज़ है आंसर सम सेट ऑफ क्वेश्चंस। यानी एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें से आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, उसके रिलेटेड आपके माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए आपको, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप अपने आपका जो टॉपिक अगर ऐसा है, ऐसे सिनेरियो में से है जिसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर्स गेट करने हैं जिसका आपको पता ही नहीं है, ठीक है, तो पता ही नहीं है, तो फिर आप उसके लिए क्वेश्चंस अपने डिफ़ाइन करोगे और उसके आंसर अपने रिसर्च के अंदर हासिल करोगे। अब थर्ड चीज़ है हाइपोथेसिस। अब सिनेरियो आपको सारा मालूम है, उसकी समझ भी आ रही है, अब उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप बेटर अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो, जिनके लिए आपके माइंड में प्रेडिक्शन या एजम्पशन आ रही है कि ये इस तरह से हुआ है और इसका आंसर इस तरह से इसलिए आया है। यानी कुछ एज्यूम कर रहे हो या कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हो आप, तो उसके लिए वो हाइपोथेसिस होगी, वो प्रेडिक्शन वो एजम्पशन आपकी हाइपोथेसिस होगी। तो उसको आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर टेस्ट करोगे, रिसर्च के अंदर ओवरऑल रिसर्च के अंदर टेस्ट करोगे और एट द एंड आप उस टेस्ट के रिजल्ट बताओगे एज अ ट्रू और फॉल्स या एज अ करेक्ट, राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो ये फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका टॉपिक किस तरह का है, आपने उसके लिए क्वेश्चन लिखने हैं या फिर आपने हाइपोथेसिस लिखनी है। अब अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ क्वेश्चंस के लिए, तो स्टडी क्राइटेरिया इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन मूवी 3 इडियट्स, इस टॉपिक को अगर मैं लेके चलती हूँ तो इसमें से मेरे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो होगा व्हाई यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फोकस ऑन गेटिंग हाई मार्क्स। यानी कि यूनिवर्सिटीज़ या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है वो क्यों फोकस करते हैं अच्छे या हाई मार्क्स गेट करने पे। अब जैसे कि हमने मूवी के अंदर देखा है कि जो उनके प्रोफेसर्स होते हैं, जो भी उनको स्टडी करवा रहे होते हैं, उनका फोकस एक ही चीज़ पर होता है, उन स्टूडेंट्स पर फोकस होता है जो अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं। अब सेकंड चीज़ है, सेकंड क्वेश्चन जो मेरा होगा इज़ यूनिवर्सिटीज़ आर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड टीचर्स फोकस ऑन ऑब्जर्वेशन लर्निंग और फोकस ऑन स्टडिंग एंड गेटिंग गुड मार्क्स ओनली। यानी कि वो उन स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट कर रहे होते हैं या वो स्टूडेंट्स को इस चीज़ पर मोटिवेट करते हैं कि वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करें, या फिर सिर्फ उनको रटा सिस्टम और पढ़ने पे कहते हैं जी सिर्फ आप पढ़ो और अच्छे मार्क्स गेट करो।
और थर्ड पॉइंट है व्हाट इज़ द क्राइटेरिया इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स टू जज स्टूडेंट्स इंटेलेक्ट, यानी अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो स्टूडेंट्स को इंटेलिजेंट कह रहा है तो उनका क्या क्राइटेरिया है, वो किस क्राइटेरिया के बेस पर स्टूडेंट्स को जज कर रहे हैं और उनको अगर कहते हैं इंटेलिजेंट कंसिडर कर रहे हैं। तो ये मेरे 3 क्वेश्चन होंगे। अब हाइपोथेसिस पे चलते हैं। हाइपोथेसिस जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक प्रेडिक्शन होती है, तो इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। हाइपोथेसिस इज़ अ क्लियर, स्पेसिफिक एंड टेस्टेबल स्टेटमेंट. It could be an assumption or prediction you will test in your research, and at the end it could be proven as right or wrong, true or false. Hypothesis is of different types. अब hypothesis की different types होती हैं। मैं just यहाँ पे कुछ names explain करूँगी, उनकी definitions वगैरह नहीं बताऊँगी, बस कुछ नेम एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप इनकी डिटेल्स भी रीड आउट करना चाह रहे हैं तो फिर आप नेट से चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर आप कमेंट सेक्शन में बता दें, इस पर मैं नेक्स्ट एक वीडियो बना दूँगी इसके टाइप्स को एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें सिंपल हाइपोथेसिस होता है, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, एम्पिरिकल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस जिसको HO से डिनोट किया जाता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको H1 से डिनोट किया जाता है, लॉजिकल हाइपोथेसिस एंड स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। अब ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम सिंपल हाइपोथेसिस ही सेलेक्ट करेंगे या राइट डाउन करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड, जिसमें सिर्फ सिंपल वेरिएबल्स हम यूज़ करके उनके ऊपर बनाते हैं। अब इफ़ वी स्टडी देन वी गेट गुड मार्क्स। अब जो टॉपिक्स मैंने पीछे बताए हैं, स्टडीज़ इन 3 इडियट्स, स्टडीज़ एंड रिजल्ट्स इन 3 इडियट्स मूवी, उसके अंदर अगर मैं हाइपोथेसिस सेट करना चाहूँ तो मैं ये 2 हाइपोथेसिस इसमें से गेट कर रही हूँ। पहला, इफ़ वी स्टडी देन वी गेट गुड मार्क्स। सेकंड में प्रेडिक्शन होगी कि इफ़ वी डोंट स्टडी देन वी डू नॉट गेट गुड मार्क्स। अगर हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छे नंबर मिलेंगे, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। अब अगर मूवी को ओवरऑल ऑब्जर्व किया जाए, एक बंदे को लेकर ऑब्जर्व किया जाए, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू भी लगती हैं और फॉल्स भी लगती हैं। तो हम अपनी रिसर्च के अंदर दोनों स्टेटमेंट्स को लेकर चलेंगे, इनके ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे अपने रिसर्च के अंदर, डिफरेंट स्टूडेंट्स को लेके, डिफरेंट उनके रिजल्ट्स को लेके, और एट द एंड हम फाइनलाइज करेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है या ये स्टेटमेंट्स ठीक हैं या गलत हैं। आई हैव टू टेस्ट देम इन माय रिसर्च एंड फाइंड आउट एप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस। मुझे उम्मीद है आप लोगों को तीनों चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस किस तरह से सेट करते हैं। अपने रिव्यूज़ का इज़हार ज़रूर करिए कमेंट सेक्शन में, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।